जय हिंद। आईपीएल का सीजन है तो एक काम करते हैं, जरा आईपीएल की ना आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाता हूं। 2019 के सीजन में जब मुंबई इंडियंस ने आईपीएल जीता था, तब वो रोहित शर्मा की बैटिंग का कमाल या सूर्य कुमार यादव की बैटिंग का कमाल या हार्दिक पांड्या की बैटिंग का कमाल ही नहीं था। वहां पर कमाल था बॉलर्स के साथ का भी, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने, लसित मलिंगा ने, कृणाल पांड्या ने और राहुल चहर ने, इन सब ने एक अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप परफॉर्मेंस दी थी और इन्होंने 74 विकेट्स अपने नाम किए थे। 2019 के आईपीएल एडिशन में मुंबई इंडियंस ने 11 मैचेस जीते थे और 11 मैचेस में से उन 9 मैचेस में बॉलर्स मैन ऑफ द मैच रहे थे और अपने नाम किया था। 2019 का आईपीएल एडिशन एक डिफाइनिंग मूवमेंट था जो दुनिया को यह बताता है कि एक अच्छा बैटिंग लाइनअप आपको मैच जिता सकता है, बट एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप आपको चैंपियन भी बना सकता है। Hi everyone, my name is Vibhor Varshney. I am a SEBI registered research analyst. आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस टॉपिक से रिलेटेड मार्केट के ऊपर बात करेंगे कि जो मैं बात कर रहा हूं तो इसके बॉलिंग लाइनअप का मतलब क्या है, डिफेंसिव अप्रोच। अब ये डिफेंसिव अप्रोच क्या है, इसको स्टॉक्स में कैसे अप्लाई करें, स्टॉक्स के साथ ये कैसे काम करेगा, कहां इन्वेस्ट करना है, क्या पास रिटर्न्स रहे हैं, ये सब आज की वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। अब इस स्ट्रैटेजिक अप्रोच को यूजुअली जो शामिल किया जाता है पोर्टफोलियो में, उसको बोला जाता है डिफेंसिव अप्रोच या डिफेंसिव स्टॉक्स या डिफेंसिव पोर्टफोलियो। अब ये डिफेंसिव पोर्टफोलियो क्या है, डिफेंसिव और डिफेंसिव स्टॉक्स वगैरह क्या है, इनसे क्या लेना देना है, कहां इन्वेस्ट करना है, वो मैं सब बताऊंगा। ये वीडियो स्टॉक मार्केट के अनसर्टेन टाइम्स में एक ऐसा टाइमली रिसोर्स है जिसका एक मोटो है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसने अपनी हिस्ट्री में यानी पास्ट में 20% पोस्ट टैक्स रिटर्न्स दिया हो। अब ये कहां है, क्या है, ये सब तो मैं समझाने ही वाला हूं। एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने वीडियो में। बेसिकली एक डिफेंसिव अप्रोच या डिफेंसिव स्टॉक्स क्या होते हैं वो मैं समझाता हूं। देखो, डिफेंसिव स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी डिमांड जो है वो हमेशा बनी ही रहे, हमेशा डिमांड बनी रहे। फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल का टर्न डाउन आ गया, मान लो ग्रोथ स्लो डाउन आ गया या इकोनॉमिक अपसाइड डाउन आ गया, राइट, जीडीपी डाटा कम आ गया, तो इनकी जो अप्रोच होगी, इनकी डिमांड तब भी बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि डिमांड कम हो जाएगी, इनकी डिमांड एक तरीके से एवरग्रीन बोली जा सकती है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक कंज्यूमर ना पावर हाउस है, कंज्यूमर पावर हाउस है। इसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, कंजप्शन इतना ज्यादा है, राइट, तो अच्छी बात है, राइट, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, कंज्यूमर डिमांड तो क्रिएट कर रहे हैं, मेरा उससे कोई बेनिफिट नहीं है। मेरा बेनिफिट कहां है, मेरा बेनिफिट ये पता लगाने में है कौन सी ऐसी कंपनीज है, सेक्टर्स है, इंडस्ट्रीज है जो ये डिमांड फुलफिल करने के लिए इस टाइम रेडी बैठे हुए हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, देखो, जैसे मॉडर्न अर्बनाइजेशन हो रहा है, लाइक लोग शिफ्ट कर रहे हैं, उससे भी बड़ी बात है रूरल एरियाज में भी डिमांड है। फिर उसके बाद इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसलिए इंडिया को ना पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस। अब क्वेश्चन ये है, ये कंज्यूमर स्टॉक्स क्या होते हैं, लग्जरी आइटम्स वाले हो गए या डेली रोजमर्रा के आइटम्स वाली जरूरत वाले हो गए, और हमें इन पे क्यों ध्यान देना चाहिए, कहां पर ध्यान देना है, ये सब मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। वैसे तो डेफिनेशन काफी ब्रॉड है। फॉर एग्जांपल कुछ सेक्टर्स की बात करूं, जैसे डेली यूटिलिटीज वाले सेक्टर हो गए या टेलीकम्युनिकेशन वाले हो गए, हेल्थ केयर वाले हो गए, एजुकेशनल वाले हो गए, पर्सनल केयर वाले हो गए, राइट, काफी ब्रॉड सेक्टर है जहां पर एक ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पर ना डिमांड एवरग्रीन ही चलती रहेगी, एवरग्रीन डिमांड है, चलती रहेगी। कोविड आ जाए, ये आ जाए, अपसाइड डाउन आ जाए, रिसेशन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिमांड एवरग्रीन है। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, इनको कैसे पहचाने? देखो, इसका पहला क्राइटेरिया तो ये है कि ऐसे लेस इफेक्टेड, ऐसे स्टॉक्स जो लेस इफेक्टेड रहते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स में और इकोनॉमिक टाइम टर्म्स में, इकोनॉमिक अपसाइड डाउन आ रहा है, इकोनॉमी ऊपर नीचे चली गई, 5% की ग्रोथ है, 7% की ग्रोथ है, 3% की ग्रोथ हो गई, तो उनके जो रेवेन्यू साइकिल है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स बोला जाए या कैश फ्लो की बात करी जाए, उन पे ना उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और कई लोग इनको ना नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो आप बोलोगे टाटा कंज्यूमर हो गया, राइट, टाटा कंज्यूमर एज इन स्टारबक्स हो गया, आईटीसी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, मेट्रो ब्रांड हो गया, ब्रिटानिया हो गया, क्योंकि हमने कंज्यूमर्स वगैरह की बात करी, राइट। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एवरग्रीन
स्क्रीन वगैरह में चलते रहेंगे। अब जैसे इनको स्क्रीन वगैरह कैसे किया जाए, देखो देखो जैसे ना अलग अलग स्क्रीनिंग टूल्स हैं, अलग फॉर एग्जांपल लेते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह हो गए। जैसे मैं आपको एक दो वेबसाइट का एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल screener.in जो है वो यहां पर क्या करता है, आपको एक बटन देता है जहां पर आपको एक मिलता है इंडस्ट्री का कॉलम, तो लोग वहां पर जाते हैं इंडस्ट्री का कॉलम लगाते हैं, फिल्टर वगैरह वाइज कर पाते हैं। वहीं पर जो टिकर टेप है वो आपको देता है सेक्टर ड्रॉप डाउन मेन्यू अप्रोच। तो ये जो यूजर डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस है ना, और इसको काम कैसे करना है वो भी मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब एक तरीका तो यही हो गया कि हम गए screener.in पे या टिकट टेप पे, हम लोगों ने देख लिया कि भाई इंडस्ट्री अप्रोच क्या है, सेक्टर अप्रोच क्या है, कंज्यूमर अप्रोच देख लिया और कंज्यूमर स्टॉक्स वगैरह हम लोगों ने देख लिए, राइट। बट दूसरा इसका जो तरीका है वो है बीटा सिस करना। अब पहला क्वेश्चन ये आता है, ये बीटा क्या है, ये अल्फा गामा बीटा वाला फिजिक्स वाला है? नहीं, बीटा मतलब उसकी रिस्क वोलेटिलिटी। देखो बीटा क्या बताता है, ऐसे समझते हैं, बीटा वो बताता है कि अगर आज निफ्टी इतना बड़ा है तो मेरा स्टॉक्स इतना बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर निफ्टी आज 100 पॉइंट ऊपर है, अगर स्टॉक का हाई बीटा है तो स्टॉक 100 से ज्यादा बढ़ेगा, 150 पॉइंट बढ़ेगा, 200 पॉइंट बढ़ेगा, मतलब वोलेटाइल ज्यादा होगा। दूसरी तरफ क्या होगा, अगर स्टॉक का बीटा लेस है, ध्यान से सुनना, अगर स्टॉक का बीटा लेस है तो यहां पर अगर स्टॉक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो वो स्टॉक 50 पॉइंट बढ़ेगा, 70 पॉइंट बढ़ेगा। बट गिरने के टाइम भी ऐसे ही होगा, अगर मान लेते हैं निफ्टी 200 पॉइंट गिरा तो वो स्टॉक जो होगा वो 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट ही गिरेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वो टाइप के स्टॉक्स होते हैं जो लेस वोलेटाइल होते हैं, नॉन साइक्लिकल बोल सकते हो, या जिनमें अच्छी खासी डिमांड है। क्यों? क्योंकि उनके कैश फ्लोज अच्छे हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम्स अच्छा है। तो इस टाइप के जो स्टॉक्स होने होते हैं उन्हें बोला जाता है लो बीटा स्टॉक्स। अब ये वोलेटिलिटी की बात कहां से आती है, काम करते हैं वोलेटिलिटी पे वापस चलते हैं। जैसे अभी आपको याद है मैंने एक वर्ड यूज करा था कोविड से रिलेटेड, तो अगर आप वापस से कोविड के टाइम पे जाओगे तो वहां पे मार्केट वोलेटिलिटी कितनी थी? मार्केट वोलेटिलिटी ऐसी थी कि कई स्टॉक्स 50%, 60-70% तक गिरे, राइट। बट अगर मैं एक लो बीटा स्टॉक की बात करूं, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं, और कहां इन्वेस्ट करना ये तो मैं आऊंगा, तो अगर मैं एक स्टॉक की बात करूं हिंदुस्तान यूनिलीवर का, अब उसका क्या है, लो बीटा है। बीटा मतलब अगेन जैसे मैंने बात करी, रिस्क एपेटाइट की बात करी जाए या वोलेटिलिटी की बात करी जाए, तो वहां पर क्या हुआ, वोलेटिलिटी कम हुई, जिससे जिसका पोर्टफोलियो जो था वो कम इफेक्टेड रहा, कम इफेक्टिव रहा और कम वोलेटाइल हुआ। अब इन स्टॉक्स की अच्छी बात क्या है, देखो सबसे अच्छी बात तो हो गई स्ट्रॉन्ग डिमांड है, डिमांड एवरग्रीन है। उससे भी सबसे बड़ी बात हो गई जो हम लोगों ने बात करी है भी रिस्क के बारे में, यानी कि वोलेटिलिटी कम है, रिस्क कम है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट अगर मैं फंडामेंटल एस्पेक्ट से भी देखो, सबसे अच्छी बात तो हो गई कि देखो इनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। आप देखते हो कितने कितने एसेट्स भरे रहते हैं इनकी बैलेंस शीट्स में। नंबर 3, कैश फ्लोज, कैश बार बार रोटेट होता रहता है। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डिविडेंड तो देते ही देते हैं, राइट, क्योंकि कैश पड़ा रहता है तो डिविडेंड देते हैं। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, दैट इज ब्रांड। अगर आप बाजार में जाओगे तो मेट्रो की देख लोगे, मतलब मेट्रो ब्रांड्स की बात कर रहा हूं, टाटा कंज्यूमर की, स्टारबक्स की कॉफी देख लोगे, आईटी की से प्रोडक्ट्स देख लोगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट देख लोगे। तो ये जो ब्रांड क्रिएशन होती है ना, तो यहां पर अच्छी बात क्या होती है, मोट तो बन ही जाता है बट इनका नाम बन जाता है कि यार ये बढ़िया कंपनी है। बट अब क्वेश्चन ये आ रहा है, सर आपने ये सब तो समझा दिया कि बीटा क्या है, रिस्क क्या है, वोलेटिलिटी कम है, बट क्वेश्चन ये है कि ये जो नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स है इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से कैसे असेस करूं कि कैसी परफॉर्मेंस रही है, या कैसा मेजर आ रहा है, रिस्क कैसा आ रहा है, वोलेटिलिटी कैसी आ रही है। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप सब समझाता हूं। देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स, कंज्यूमर स्टॉक्स बता दिया, एग्जांपल बता दिया, बीटा बता दिया। अब क्वेश्चन ये आ रही है कि कहां इन्वेस्ट करना है, उस पर आने वाले हैं। नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मार्केट वोलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट वोलेटिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट, तो ये मार्केट की वोलेटिलिटी का ना एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है, एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है कि किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। नॉन साइक्लिकल कंपनीज क्या होती हैं, देखो नॉन साइक्लिकल कंपनीज वो होती हैं जो एसेंशियल गुड्स हो गए वो उनको प्रोड्यूस करते हैं, एसेंशियल गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। बट और जो आर्थिक परिवर्तन आता है ना, हिंदी में समझाता हूं कि ऊपर से नीचे आई, डिमांड बढ़ी, डिमांड कम हुई, राइट, इकोनॉमिक टर्न डाउन जो आते हैं, तो उस टाइम भी ना ये स्टेबल रहते हैं। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं।
अब एक अप्रोच समझाता हूं, देखो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दिया। अब एक अप्रोच होती है जिसे बोलते हैं कॉफी कैन अप्रोच। अब कॉफी कैन अप्रोच क्या है, नॉलेज पर्पस से समझाता हूं। इसमें एक इन्वेस्टर वगैरह क्या करते हैं, 15-20 स्टॉक्स उठा लिए, ठीक है, वो स्टॉक्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनसे मिलती हैं, मतलब कि मान लेते हैं रिस्क कम है, बीटा कम है, बीटा की बात ले लेते हैं, बीटा कम है तो वोलेटिलिटी कम होगी, रिस्क कम होगी, डिमांड अच्छी है, ब्रांड अच्छे हैं, राइट, कैश फ्लोज अच्छे, बैलेंस शीट अच्छे हैं। तो इस टाइप के 15-20 स्टॉक उठा लिए और उनमें ना सेम एलोकेशन दे दी। मतलब मान लेते हैं 20 स्टॉक है तो 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका बिजनेस मॉडल वगैरह क्या है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक उससे मिलती है। तो 5% के हिसाब से उसने 20 स्टॉक उठा लिए। अब इन 20 स्टॉक को एलोकेशन बराबर हुई, अब वो इन 20 स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा। अब इसको बोलते हैं कॉफी कैन अप्रोच। अब इसमें क्या होता है, ओवरऑल ये देखा गया है पास्ट में कि इस टाइप से, ध्यान से सुनना, इस टाइप में आई शुड से इन्वेस्टर्स जो होते हैं या अप्रोच जो होती है वो ब्रॉडर मार्केट को, ब्रॉडर मार्केट मतलब निफ्टी 50 को या सेंसेक्स वगैरह को बीट कर चुकी है, अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुकी है। अब एक अप्रोच तो ये हो गई, बट दूसरा इसका बेटर सॉल्यूशन क्या है, एक पैसिवली अप्रोच, एक पैसिवली मैनेज्ड अप्रोच जिसमें बोला जाए निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। मतलब एक ऐसा इंडेक्स वगैरह मिल जाए जिसमें ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी आ रहे हैं, तो मेरा काम तो आसान हो गया, मेरा काम तो आसान हो गया। रादर देन मैं 6000 7000 स्टॉक्स देखूं, फिर उनमें किस किस की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, जो हम लोगों ने screener.in की बात करी या टिकट टेप की बात करी, वहां जाऊं फिल्टर वगैरह मारूं, तो उससे बेटर कुछ ऐसा नहीं है जो एक पैसिवली मैनेज्ड फंड हो जहां पर नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर स्टॉक्स वगैरह मिल जाएं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह इस टाइप से ऑलरेडी बनी हुई हैं। निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का जो एक अप्रोच रहा है और आई शुड से जो रिटर्न्स रहे हैं वो काफी अच्छे रहे हैं, काफी अच्छे रहे, और उससे भी बेस्ट पार्ट ये है कि इसने निफ्टी को ही बीट किया है, निफ्टी के ब्रॉडर मार्केट को ही इसने बीट किया है। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो निफ्टी जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है उसने लास्ट 15 साल में 17.2%, 17.22 टू बी प्रिसाइज, राइट, 17.22% के सीएजीआर से ग्रोथ दिया है। बट उधर ही निफ्टी ने सिर्फ 15.40% से ग्रोथ दिया है लास्ट 15 साल में। तो ये तो क्लियर है कि निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स जो है उसने निफ्टी 50 को तो डेफिनेटली 15 साल में अच्छा खासा बीट किया है। अब हम लोगों ने ऊपर की बात तो कर ली, राइट, कि सर जब ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अप्रोच आ रही है। बट अगर अब मैं नीचे की बात करूं, मान लेते हैं मार्केट गिर रहा है, कोविड की बात आ गई या 2008 की बात करें, राइट, 2008 में, क्योंकि आप 15 साल का एग्जांपल ले रहे हो तो 15 साल अगर पीछे जाए तो जब मार्केट गिरता है तो उस हिसाब से कैसी परफॉर्मेंस रहती है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैट इज वाज बीटा। बीटा मतलब यह बताया था कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो उस हिसाब से ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा है तो उस हिसाब से जाएगा, क्योंकि लो बीटा है। तो अगर मैं नीचे की साइड यानी ड्रॉडाउन्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो 2008 का जब लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस वगैरह आया था या रिसेशन वगैरह आया था तो उस टाइम पे निफ्टी जो नीचे गया था वो 45% के आसपास नीचे गया था। बट जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स था वो 36% या 36.5% के आसपास ही नीचे गया था। अब एक चीज तो क्लियर है कि ऊपर जाता है तो अच्छा खासा बीट करता है, बट जब नीचे जाता है तब नीचे की साइड में वो आपकी स्टेबिलिटी, रिस्क, असेस वगैरह जो है वो कम कर लेता है, जिसकी वजह से ना भारी नुकसान वगैरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि बीटा कम है और वोलेटिलिटी कम है। अब एक अप्रोच तो ये हो गया परसेंटेज वाइज, बट दूसरा अप्रोच है एक शार्प रेशियो। देखो शार्प रेशियो में क्या होता है, वो ट्रेडिशनल बेंचमार्क है। ट्रेडिशनल बेंचमार्क मतलब वो ये दिखाता है ट्रेडिशनल इंडेक्स के कंपैरिजन में कि जो बाकी रिटर्न्स वगैरह है, आई शुड से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है, राइट, एक्सीलेंट रिटर्न्स वगैरह कितने दिए हैं वो भी रिस्क को एडजस्ट करने के बाद। तो यहां पर इस इंडेक्स का जो रेशियो था वो था 2.09% का, जो ये दिखाता है कि भाई मार्केट में स्टेबिलिटी वगैरह जो बनी हुई थी वो अच्छी खासी बनी हुई थी, रिस्क ऊपर नीचे हुआ, वोलेटिलिटी भी आई, तो उससे ना कोई इतना इंपैक्ट वगैरह नहीं आया। अब ये क्या करता है, ये ना इंडेक्स की परफॉर्मेंस को दिखाता है कि किस तरीके से, देखो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चल रही है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्यों चल रही है? क्योंकि कंसिस्टेंट डिमांड है, कैश फ्लोज है, बैलेंस शीट है, जो हम ऑलरेडी वीडियो में 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेजिलियंस। रेजिलियंस फॉर व्हाट? रिस्क के लेकर, रिस्क को लेकर रेजिलियंस तो आ ही रही है, बट उससे भी सबसे अच्छी बात है कि रिस्क
रिस्क कम हो गया, जिससे इन्वेस्टर्स को ना पैनिक वगैरह नहीं होता, अरे मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। वो भी कब, जब मार्केट में पैनिक आता है, क्रैश आता है, रिसेशन आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। 2008 को ले लो या 2020 को ले लो। अब इस इंडेक्स के ऑल्टरनेटिंग परफॉर्मेंस वगैरह को ही ना एक तरीके से सिस्टम, एक पैटर्न को चेंज करके एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच को ना लागू किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, रिटर्न्स भी अच्छे हो जाए और रिस्क भी कम हो जाए। बट अब क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने हमें बीटा समझा दिया, सर आपने बैलेंस शीट बता दी, सर आपने कैश फ्लोज बता दिए, रिस्क बता दिया, आपने परफॉर्मेंस भी बता दी कि नीचे जाता है तो कितना गया, 45 के कंपैरिजन में सिर्फ 36 गया, बट रिटर्न्स के कंपैरिजन में 15 के मुकाबले 17 दिया। बट क्वेश्चन ये आ रहा है, इन्वेस्ट कैसे करूं? सर वो तो बताओ। अब देखो ना, यहां पे काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक HDFC नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड, एक यहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट अब इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है ग्रो का निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड है। अब ये क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं क्विकली। अब देखो, ये जो ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड है ना, ये टेलर मेड ऑप्शन है इन्वेस्टर्स वगैरह के लिए, जो मान लो कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस, स्टेबिलिटी वगैरह देखना चाहते हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया होप प्रोवाइड करता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए ना ज्यादा रिस्क सहन करने की कैपेबिलिटी चाहिए, या मान लो एक स्टेबिलिटी वगैरह चाहिए, तो उसके लिए ना ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात है कि ये लंबे ट्रैक रिकॉर्ड को प्रूव करता है। अब देखो, दो लोग हो सकते हैं, चाहे मान लो आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई वगैरह करने की डिस्कस कर रहा है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस करा कि भाई 15-20 कंपनीज होंगी, तो यहां पर तो ऑलरेडी टेलर मेड है, राइट। तो आप अगर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो, चाहे आपको चाहिए कि मुझे एक डाइवर्सिफिकेशन वगैरह मिल जाए, या मान लो न्यू एजेड एक इन्वेस्टर हो, अभी मार्केट में आए हो, थोड़े बहुत पैसे वगैरह बचाए हैं और आपको रिस्क वगैरह कम लेना है, स्टेबिलिटी वगैरह चाहिए, तो दोनों के लिए ही ना ये एक पीसफुल अप्रोच है ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड का, राइट। आई होप वीडियो यूजफुल रहा हो, जहां पर हम लोगों ने एक बार वापस से समराइज कर देता हूं, हम लोगों ने यहां पर क्या क्या डिस्कस करा। पहले मैंने आपको समझाया कि भाई डिफेंसिव अप्रोच क्या होती है, यानी डिफेंसिव स्टॉक्स क्या होते हैं, ऐसे स्टॉक्स जहां पर वापस से एवरग्रीन डिमांड बनी हुई है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने ब्रांड बनाया है, मार्केट में जाते हैं इधर उधर नाम दिखाई देता है, राइट। और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें रिस्क वगैरह कम होता है, चाहे कोविड आ जाए, चाहे रिसेशन वगैरह आ जाए। फिर मैंने आप लोगों को निफ्टी से कंपेयर करके बताया कि ऐसा जो इंडेक्स है नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड, जिसका अप्रोच मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट गिरा, निफ्टी गिरा 45 के हिसाब से, ये गिरा 36 में, बट जब रिटर्न्स की बारी आई तो निफ्टी ने 15 साल में दिया कुछ 15.4 के हिसाब से, बट इसने दिया 17.22 के हिसाब से। तो ये वो बीटा बताता है कि मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा तो ये किस हिसाब से परफॉर्म करेगा, रिस्क एपेटाइट क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, रेजिलियंस क्या है, ये सब मैंने आपको बताया। और एंड में मैंने आपको ऑप्शंस भी बताए, जहां पर आप ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड में जाके इस हिसाब से देख सकते हो। आई होप वीडियो यूजफुल वगैरह रहा हो, और भी इस टाइप के वीडियो आने वाले हैं, यूजफुल वीडियोस, पॉडकास्ट, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज वगैरह, स्टॉक्स, ब्रेकआउट, आईपीओ, मोमेंटम, सब कुछ आने वाला है। जस्ट कीप सपोर्टिंग। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।